एक पिता क्या नायक नहीं होता, एक माँ क्या नायिका नहीं होती। पूर्ण विजय कभी नहीं मिलती है, लेकिन जितनी भी मिल रही है आप उस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहिए। पराजय हो सकता है कि थोड़ा विराम, जमुना नायक है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सौभाग्यवती का, उसकी धर्मपत्नी का था। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पथ भारत। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो अपने आप में बहुत उम्दा चीज है। चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इनसे जब भी मिलेंगे, आप शायद कैमरे के माध्यम से मिल रहे हैं, मैं डायरेक्ट मिल रहा हूं। रणविजय भैया हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जिसको करने के बाद उनके पास उनको सराहने का अवसर लोग ढूंढते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है पराजित नायक, और उसको अकबर इलाहाबादी अवार्ड से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश में उसको सम्मान मिला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रणविजय भैया। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये किताब जिसका नाम है पराजित नायक, इसमें जो पराजित है वो नायक है, नायक के साथ ये पराजित का जो विशेषण है ये बिल्कुल विरोधाभास है। और ये टाइटल सोचने का, बेसिकली ये टाइटल जब आदमी सोचता है तो उसके दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि नायक भी पराजित हो सकता है, क्योंकि हमने अभी फिल्मों में भी नहीं देखा कभी कि नायक पराजित हुआ हो। आपका नायक क्यों पराजित है? दरअसल दिग्विजय जी, एक छोटा सा विषय है कि जय पराजय एक परिस्थिति को बताता है कि व्यक्ति जीत गया या हार गया, और नायक वो होता है जो संघर्ष करता है, हर परिस्थिति से परिणाम की सोचे बिना संघर्ष करता है। जो मेरी किताब है, इसका जो नायक है वो वास्तव में अपने उद्देश्यों, लक्ष्यों जो उसको खुद चाहिए थे, उसको एक बड़ा पहलवान बनना था, सफल व्यक्ति बनना था, समाज में नाम करना था, अपने पहलवान या जो भी उसका, हर बार वो उतनी सफलता नहीं प्राप्त करता है जितनी कि उसे जिसकी वो कामना करता, अपेक्षा करता है। लेकिन वो उतनी इस संघर्षों से बार बार हार के, लगातार संघर्ष करके वो उतनी सफलता तो प्राप्त ही कर लेता है कि उसका परिवार सफल हो जाता है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे लेता है, अपने लिए घर बना लेता है। एक जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का नायक होता है उसको पर डे संघर्ष के लिए निकलना पड़ता है, और शाम को अगर वो जीत के नहीं आएगा तो हो सकता है उसके घर का चूल्हा ना जले, उसके बच्चों की शिक्षा उसके संघर्ष पर निर्भर करती है। उसके जो सामाजिक परिस्थिति होती है जिससे पैसा, अर्थ, वो अर्थ उसके लिए इतनी ज़रूरी चीज़ होती है जिसके लिए वो रोज़ संघर्ष करता है, उसे समझौता करना पड़ता है। धन बल, अर्थ बल, कई तरह के बल होते हैं समाज में जिसके घर्षण से उसे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वो बार बार हारता है, लेकिन फिर किस हिम्मत से वो उठ खड़ा होता है, ये हिम्मत उसे उसके नायकत्व से प्रदान होती है, जो उसको उसके मनुष्य में खुद भगवान की दी हुई चीज़ होती है कि वो संघर्ष के लिए फिर खड़ा होता है। हो सकता है वो अपने पूर्ण विजय कभी ना प्राप्त कर पाए, लेकिन वो जितनी भी प्राप्त करता है या जितनी भी पराजय प्राप्त करता है, उससे जो सीख प्राप्त करता है, उससे वास्तव में ये मोटिवेशन है कि भाई पूर्ण विजय कभी नहीं मिलती है, लेकिन जितनी भी मिल रही है आप उस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहिए। अपने परिवार के लिए समझौता भी करिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। संघर्ष का लक्ष्य हो सकता है आपको उतना ना मिले जितना आपने सोचा हो, लेकिन जितना भी मिले वो संघर्ष आपको एक अजीब सी सुखद अनुभूति देता है। तो जो मेरी किताब का नायक है, लघु उपन्यास का, ये वास्तव में नायक तो है, लेकिन ये पराजित भी होता रहता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस पराजय से वो विमुख नहीं होता है, अपने लक्ष्यों से वो लगा रहता है, और अंत में अपने बच्चों को सफल कर लेता है, अपने लिए मकान, बाकी वो सब भौतिक संसाधन जुटा लेता है जो एक समय में उसके लिए बड़ी दुर्लभ चीज़ होती। ये किताब मैंने जिस दिन अभी आई हम लोगों के हाथ में, उसी दिन मैंने पूरी पढ़ डाली, और बहुत अद्भुत तरीके से आपने एक ऐसा गांव सजोया है और एक ऐसी कहानी पिरोई है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की कहानियों पे ही फिल्में बनती हैं। तो हो सकता है आज अकबर इलाहाबादी अवार्ड मिला है, कल जो है इस पर फिल्म भी बने या फिर कोई सीरीज़ बने। ये आप अधिकारी हैं, आपके पास समय की कमी रहती है, ऐसे में कहाँ से जो है पन्नों पे जो है स्याही रगड़ने का समय मिला, या फिर कैसे आपके दिमाग में आया कि भाई एक चीज़ की किताब लिखनी है मुझे या कुछ लिखना है? ऐसा नहीं है, अपने पदी दायित्वों के निर्वहन के पश्चात भी कुछ समय तो बच ही जाता है, और अगर उस समय को आप सही से यूटिलाइज करें तो कुछ ना कुछ आप क्रिएटिव कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं जो, और ख़ासकर मैं तो उस व्यक्ति के गांव से हूँ
जिसने व्यंग्य साहित्य के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया है। मैं श्रीलाल शुक्ला जी, जिन्होंने राग दरबारी की रचना की, मैं उनके गांव में अभी मेरा पूरी बचपना बीता, जवानी, तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित रहा हूँ। तो मुझे भी मतलब मैं वैसा तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन यह है कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी गांव के आसपास की जो बहुत सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, उनको अगर लिखने का अवसर मिलता है तो थोड़ा थोड़ा समय बचा के काफ़ी लंबे समय बाद ये छोटी सी किताब लिख पाया। और इसको जितना सम्मान मिला, उससे ये लगता है कि नहीं, ये छोटा छोटा प्रयास करके जो संचित करके एक घड़ा भरा था इस उपन्यास के रूप में, उसने मुझे बड़ा फल दिया, सम्मान दिया। मैं इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ और अपने सभी बड़ों का, सभी अधिकारियों का, जो जितने भी इष्ट मित्र हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि सभी के प्रेम की वजह से मुझे ये सम्मान मिला। एक सवाल और दिमाग में आ रहा भैया कि कई बार जो है ना, जैसे नायक है, अगर पराजित नायक, मतलब ये जो आपने अभी इसकी परिभाषा दी कि इस किताब के पीछे की, हर व्यक्ति के जीवन में एक अपना संघर्ष है और उस संघर्ष में कई बार वो गिरता भी है, गिरने के बाद उठने की कोशिश भी करता है, फिर कई बार उसको गिरना पड़ता है। लेकिन अभी नायक तो वही है ना जो गिरने के बाद उठे, उठने के बाद फिर से कोशिश करे। तो आपका भी नायक इसमें भी वही कर रहा है। मेरा ख्याल है इसमें कई ऐसे लोगों की ज़िंदगी को आपने जब देखा, सुना, समझा या भोगते हुए देखा होगा, उन चीज़ों को उठा के आपने अपना किरदार इसमें गढ़ा है। क्योंकि वो किरदार मैंने जो है जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ा जीवंत लगा। ये आप इसको दो तरह से ले सकते हैं। देखिए, हमारी जो फिल्मों के नायक होते हैं वो सुखांत अंत की तरफ जाते हुए हमेशा जीतते हैं। कम ही फिल्में हैं जो दुखांत रहती हैं। यूरोपीय साहित्य जो है वो ज़्यादातर दुखांत रहता है। ये दुखांत तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हकीकत के करीब है। संघर्ष हर मनुष्य करता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष का एक बड़ा लंबा फासला रहता है। उस फासले के बीच में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पूर्ण जय से जीवन जिया हो। उसे हर अवसर पे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। मध्यम मार्ग जो महात्मा बुद्ध जी दे गए थे, उस मार्ग को अपनाना पड़ता है। उसमें कई बार जय मिलती है, पराजय मिलती है। जो इस कहानी का मेन उद्देश्य था कि आप इन संघर्षों में लगातार संघर्ष को चुनते रहें और पराजय से मतलब दुखी मत हो, जय से खुश ना हो, अपने लक्ष्य के प्रति शैने शैने बढ़ते चले। ये जो मेरे नायक की खूबी है वो भी यही है कि वो कई अवसरों पे हारता है, वो कई व्यवसाय करता है रोजगार के लिए, कई चीज़ों को अपनाता है। अंततः जो भी वो करता है उसमें उसके संघर्ष उसे सफलता दिलाती है। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका लोगों के प्रति उसका भोलापन, वो अपने कर्म को कभी वो सेकेंडरी स्थान नहीं देता। वो मतलब दिमाग को ज़्यादा यूज़ ना करके वो सिर्फ अपने कर्म को प्रधानता देता है। उसे लगता है कि जो कर्म करते हैं उनका ईश्वर भी साथ देता है। तो ये मेरा जो नायक है, बेसिकली जब कोई व्यक्ति किताब लिखता है तो उसे अपने बच्चे की तरह सहेजता है। तो ये नायक भी मेरे बच्चे की तरह ही है। तो मैं भी चाहता था वो जीते, लेकिन चूँकि मुझे सच को, साहित्य है, समाज से निकली हुई चीज़ है, तो जो लगभग सच है मैक्सिमम वो करने की कोशिश की गई है। और पढ़ के एक बार अच्छा लगे तो ये किताब जो है क्या अब बहुत जगहों पे उपलब्ध है और आप ऑनलाइन भी इसको जो है ले सकते हैं। इसमें मेरा सबसे पसंदीदा किरदार था जमुना, जो कि इसका नायक है। लेकिन जमुना के साथ में वो जो विधायक जी वाला किरदार है, मुझे वो भी बहुत पसंद आया, क्योंकि वो जो जिन चुटीले अंदाज में आपने उनकी बातचीत रखी है वो वैसा ही होता है। आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है इसमें? मेरा इसमें पसंदीदा किरदार है जमुना की पत्नी। हाँ। जमुना की पत्नी इसलिए मुझे लगता है कि एक महिला जो अपने पति का हर परिस्थितियों में साथ देती है, एक ऐसी पत्नी जो उसके साथ दुख का भी भागीदार बनती है, सुख की भी भागीदार बनती है, और अपने पति को कभी जब वो हताश होता है, निराश होता है पराजयों से, तो उसको मोटिवेशन, उसका उत्साहवर्धन करती है। और एक जीवन में ऐसा अगर आपके जीवन संगिनी है, ये सौभाग्य की बात है, जो जमुना से ज़्यादा पॉजिटिव है, वो कभी निराश नहीं होती है। और उसके जीवन का जो अंतिम शब्द है, जो इस कहानी के समापन पे लिखा भी गया है कि उसके लड़के कहते हैं कि आप
हमारे साथ हमारे घर में रही है जमुना की यस मृत्यु के यस पश्चात। यस। तो वो एक शब्द कहती है कि मेरी डोली जो है इसी घर में आई थी, इसी चौखट पे आई थी, अब मैं चाहती हूँ कि इसी चौखट से मेरी अर्थी निकले। तो ये उस महिला का समर्पण है कि जो जमुना से जब से विवाह किया और जमुना मतलब अपने जीवन के अंत तक उसके साथ रही और उस घर में उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी यादों के साथ रही। ये उस महिला का बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए, मेरा अपनी कल्पना है। ये उनकी उसकी एक लाइन जो है वो मेरे पास, मुझे अभी मैंने इस पे कोट की थी, मैंने उसको इम्पोर्टेंट में नोट कर लिया था। उसने बोला था जब वो जमुना मरने वाला होता है कि मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना, तो सौभाग्यवती ने भरी आंखों से उत्तर दिया कि मैं जानती हूँ तुम जमुना हो, जमुना किसी का साथ नहीं छोड़ते, और मैं तो फिर भी तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मतलब वो उस समय भी उसको मोटिवेट कर रही है। मोटिवेट कर रही है कि तुम मतलब ये सोचिए कि वो आखिरी सांस पे है और जमुना खुद कह रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि तुम अपना ख्याल रखना, तो भी वो मोटिवेट कर रही है कि नहीं कुछ नहीं होता है, आप ठीक रहोगे। आप मतलब ये आप उसके कैरेक्टर को सोचिए कि एक महिला से मतलब ये किसी को नायक बनाने में, जैसे लोग कहते हैं कि एक महिला का हाथ होता है, तो आपको ये एहसास होगा कि अगर जमुना नायक है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सौभाग्यवती का, उसकी धर्मपत्नी का था। और हमारे भारतीय समाज की बड़ी विशेषता है कि ऐसी धर्मपत्नियां हर जगह मिलती हैं। जितने भी सफल आदमी आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको ऐसे त्याग तपस्या की मूर्ति मिल जाएंगे जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। तो जमुना की शक्ति, उसका मनोबल तो था ही, लेकिन उस मनोबल को जो खाद पानी प्रदान हो रही थी वो सौभाग्यवती से हो रही थी। आपके हिसाब से पराजय क्या है, अंत है या शुरुआत है? मेरे हिसाब से पराजय हो सकता है कि थोड़ा विराम है। अगर आप पराजित हो रहे हो तो आपको सोचना है कि थोड़ा विराम लेके कि क्यों हम पराजित हो रहे हैं, हम उस लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। ये भौतिकवादी संसार है, सब कुछ होता है, बस आपको सही तरीके से सही संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना रहता है, सही परिस्थितियों का वो करते हुए। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाग्य भी जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हम अपने हाथ में है कि आप सही लक्ष्य चुनें, सही संसाधन चुनें और सही प्रयास करें जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको पराजय हो रहा है तो आप विराम लीजिए, और इन तीनों चीज़ों पर अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आप सफलता की और करीब पहुँच जाएंगे। कायदे से जब हम लोग किसी किताब की बात करते हैं रणविजय सर, तो हम लोग एक चीज़ ध्यान में आती बार बार कि जैसे अगर कोई लिखना चाह रहा है, ये इंटरव्यू ये पॉडकास्ट कोई देख रहा है, तो उसको अगर उसके मन में ये है कि मैं लिखना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से सुबह की शांति अच्छी होती है या फिर रात का अंधेरा? ये तो अपना अपना होता है। जैसे मैं भी जॉब में था तो जब मैं जॉब से थोड़ा कामों से फुर्सत पाता था, वो कभी भी मिल सकता था, तो आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए कोई आपको ऐसा संसाधन की नहीं, एक 5 रुपए की कलम हो और एक पन्ने हो कुछ, तो आप अगर अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, आप संवेदनशील हैं, आप चीज़ों को देखने का नज़रिया आपका वैसा है। और चूंकि घटनाएं हो रही हैं और होने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, स्मृतियों से विस्मृत हो जाती हैं। अगर आपको अच्छी कोई चीज़ लग रही है, अगर उसको आप एक पन्ने में लिख लेते हैं तो वो फिर वो कभी भी आपके संरचना का संकलन बन सकती है, उसको आप जोड़ सकते हो, कहीं वो कर सकते हो। तो ये दुनिया का नाटक चल रहा है चारों तरफ, आप देखेंगे रंगमंच जैसा सजा है। हर जैसे मैं भी आपके सामने एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरे भी जीवन की एक नई चीज़ है, मुझे भी ये विद्या पहली बार अवसर मिला है। तो ये भी एक चीज़ है, अगर आप इससे भी कुछ लेना चाहेंगे भाई, आप संवेदनशील होंगे तो इससे भी चीज़ें उठा सकते हैं कि हाँ भाई ये भी चीज़ होती है। एग्जैक्टली। मेरे जीवन में कभी नहीं किसी ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, तो अगर मेरी किताब को लेकर ये तो मेरे लिए ये भी है, हो सकता है किसी भविष्य में किताब लिखूँ तो इस संदर्भ को, प्रसंग को भी किसी ना किसी माध्यम से जोड़ूं। एक्चुअली हर चीज जो है मुझे लगता है नियति निर्धारित करके रखे हुए है। तो आपकी किताब के वो पन्ने, वो लेखनी, वो 5 रुपए का पेन और वो पन्ने ऐसे थे कि उन्हीं पन्नों ने कुछ ऐसा पिरोया है सब कुछ कि हम लोग यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। एक चीज जो मैंने इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा, जब भी आपसे बातचीत होगी जरूर पूछूंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे छात्र हैं उन लोगों के लिए, चूंकि ये किताब ऐसी है ना, इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अजीब सी खुशी होती है, फिर आपके पास एक अजीब सी सोचने के लिए आपको मजबूर करती है कि सोचना है इस चीज़ पे। आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के
बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कि उनको उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए? अब देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो सफल होते हैं या जो थोड़ा सा कम सफल होते हैं, उन बच्चों का मेरा मानना है कि वो इस देश की सबसे बड़ी प्रतिभा है। चाहे आईएएस हो, पीसीएस है, किसी भी परीक्षा में जाने वाले देश के सबसे इंटेलेक्चुअल वर्ग इसकी तैयारी करता है, और इसमें जो सफल होते हैं वो वास्तव में उन काबिलियत रखते हैं, क्योंकि लाखों बच्चों के बीच में वो चंद सैकड़ों में आते हैं और उनके पास लिखने की क्षमता और अब संवेदनशील होना, लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, ये उनके पास गॉड गिफ्टेड होती है, क्योंकि सफलता में उसका बेस होता है। जो अगर वो समय निकाल के लिखते हैं, अपनी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो सरकारी कर्मचारी जितना भी है हमारा, उसके पास काम का दबाव बहुत होता है, लेकिन अगर वो अपने इस दबाव के बाद भी थोड़ा समय निकाल के कुछ लिखे तो बहुत अच्छा लिख सकता है। लेकिन जो लोग नहीं सफल होते हैं, मेरा उनसे ये कहने का मतलब है कि कभी भी दुनिया कहीं ख़त्म नहीं होती है। आप एक किताब में एक पन्ना हो सकता है ख़त्म हो जाए, पलट लीजिए, हो सकता है दूसरे पन्ने में कुछ नई चीज़ निकले। जिंदगी एक ऐसी चीज़ है कि हर पन्ने पे नई है। ईश्वर, आप विधाता, आप किसी के भी जीवन को उठा लीजिए, एक महीना हो सकता है अच्छा बीते, तो हो सकता है अगला एक महीना आपका खराब बीते। तो ये एक साइकिल है। आप ईश्वर ने आपको, हो सकता है कोई ये भूमिका नहीं दी हो तो इससे अच्छी भूमिका दी हो। आप देश में जितने भी लोग हुए हैं, कोई सरकारी सेवक नहीं रहा है। जैसे महात्मा गांधी जी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुए, नेहरू जी हुए, सब अपने अपने क्षेत्र के धनी रहे। आप मुंशी प्रेमचंद जी को ले लीजिए, साहित्य के होते भी हैं, शिलाल शुक्ला जी पीसीएस से आईएएस थे। तो आपके लिए किस क्षेत्र में कौन सी भूमिका विधाता ने लिख रखी, वो हम नहीं जानते। आपको बस मेरे पराजित नायक की तरह नायक बने रहना है, जय पराजय की चिंता नहीं करनी है और आगे बढ़ते रहना है। फील्ड में आप जब जाते थे, जैसे नॉर्मली इसके जो कहानी के लोग हैं रणविजय जी, एक मतलब सैकड़ों लोगों से आप मिलते होंगे, बहुत सारे लोगों से आप मिलते होंगे। फील्ड में कई ऐसे किरदार भी आपको मिलते होंगे जिनको देख के लगता है यार क्या दिलचस्प आदमी है, इसके ऊपर तो पूरी कहानी लिखी जा सकती है। तो ये क्या कभी ऐसा हुआ कि रियल लाइफ में भी आपको आपका नायक मिला हो? मेरा आपकी प्रश्न में बहुत बड़ी बात छुपी है कि वास्तव में मेरा मानना है कि हर आदमी अपने जीवन में नायक है। अगर वो जी रहा है, अपने लक्ष्यों को, अपने परिवार को पोषित कर रहा है, पाल रहा है। एक पिता क्या नायक नहीं होता, एक माँ क्या नायिका नहीं होती। आप किसी भी घर में उठा लिए, हमारे यहाँ करोड़ों परिवार हैं, जो परिवार हैं जिसमें एक पिता है, एक माता है, एक दादा है, ये सब नायक हैं। हाँ, हो सकता है कि हम उस नायक की वो पैमाना लेके उनको ना जांच रहे हो, वरना अपने अपने दायित्वों को निभाते हुए आप गौर करके देखिए, गरीबों के घर में 2 रोटी होती है तो अपने बच्चों को खिलाते हैं। पैसे कम होते हैं फिर भी वो पढ़ाने को तरजीह देते हैं। तो ये सब नायकत्व है, ये सब संघर्ष हो रहा है जीवन में, ये सतत चलने वाली चीज़ें हैं। और मेरा अपना मानना है कि हर आदमी अपने जीवन में नायक है। आप भी नायक हो। मैं नहीं, इस लाइनों के अंदर रणविजय भैया बहुत गूढ़ चीज़ छुपी हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आदमी ये सोचता है ना कि जीत ही सब कुछ है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने वाले व्यक्ति के पास चाहिए, कोई नीट की तैयारी कर रहा है किसी, उनको ये लगता है कि जीत ही सब कुछ है। वो वहीं पे आके जीत के बाद ही कुछ वो सोचना नहीं चाहते। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद या आपकी बात सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई आपकी लाइफ में जीत एक चैप्टर, एक पन्ना हो सकता है। आप हो सकता है उस पन्ने पे जीत ना दर्ज करें, नेक्स्ट पन्ना, ठीक है, अगला पन्ना खोलिए, पन्ना पलटिए, है ना। ये पन्ना पलटने, ये बेसिकली आप जो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जो लोग एक ही हार पे मायूस हो जाते हैं, उन लोगों को ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप अपने माता पिता को देख सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, अपने बड़ों से सीख सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में हार नहीं आई, पराजय नहीं आई, लेकिन उन्होंने पन्नों को पलटा, और पलटा इस वजह से आप हैं और आपके साथ में वो भी खड़े हैं। तो ये यहाँ पे एक, मैं इस विषय में रोक के एक बात कहना चाहूँगा। मैं भगत सिंह जी का बहुत मतलब बड़ा फैन रहा हूँ, प्रशंसक रहा हूँ। जब उनको 24 मार्च की जगह 23 मार्च को फांसी एक दिन पहले देने की बात हुई कि भाई आप तैयार हो जी, आपको फांसी देना, तो कहीं कोई बात नहीं। उनका वेट वैसे बढ़ गया था आखिरी में। लोग कहते हैं जो फांसी के लोग सज़ा सुनते हैं तो उनका वेट घट जाता है।
तो उनसे पूछा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा, तो उन्होंने कहा यार एक किताब बची, उसके 15 पन्ने बचे हैं, जरा पढ़ लेने दो। तो आप सोचिए कि ये है नायक जिसको फांसी देना है, वो 15 पन्ने पढ़ना चाहता है। आप जीवंत रहिए, हर क्षण का उपयोग मतलब उपभोग करिए। जो मतलब बहुत से ऐसे कहानी आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप अपने नायकों से सीखिए। तो भगत सिंह जैसे हैं, सुभाष जी हैं। मतलब आप, होता क्या है कि हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं कि नौकरी मिल जाए या फर्स्ट आ जाए। एग्जैक्टली हम अपने मतलब उस रैट रेस के लिए पढ़ाई करते हैं कई बार, जिसमें हमें सामने वाले को ये दिखाना या समझाना या जताना है कि मैं तुमसे कमतर नहीं हूं। और उसको जताने का एक ही तरीका है कि आप जीत कर आइए, आप चीज़ों को ऐसा दिखाइए कि आपके अंदर कुछ है जिसकी वजह से आपने किया। लेकिन इस किताब को पढ़ा जब मैंने, तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि आप गांव के किसी कोने में या अपने किसी एक छोटे से घर में भी आप अगर वहां पे हैं और आप अपनी शर्तों के साथ में अपनी ज़रूरतों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को और अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं जिंदा दिली के साथ, तो आप एक नायक ही हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, इस किताब को लिखने में, जैसे नॉर्मली कई लोग किताब लिखना चाहते हैं, किताब को लिखने में जो समय लगा और इसमें क्या क्या, किसी लघु उपन्यास को लिखने से पहले क्या क्या होमवर्क करना चाहिए, अगर कोई नया नवोदित लेखक है वो लिखना चाहता है तो कुछ है? दिग्विजय जी, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। मुझे समय मिलता था और मन में, जैसे सरस्वती माता ने कहा कि ठीक है क्या करते हो, बेकार बैठ के टीवी देखते हो या ये करते हो। तो मैंने 5 रुपए की कलम उठाई, एक डायरी रखी थी, तो मैंने कहा मैं लिखता हूँ। छोटी सी कहानी है गाँव की, इसमें ज़्यादातर कहानियाँ मेरे गाँव की हैं, उनको संकलित करना मात्र था। इसमें जैसे एक पहलवान जी हैं जो गांव के हैं, जो खूब रोटियां खाते हैं, उनकी खुराक ज़्यादा है, या ये सब कहीं ना कहीं जीवंत कैरेक्टर, उनको एक कहानी में पिरोने मात्र का प्रयास किया। वो खाली समय में जो टीवी देखने में या व्यर्थ लेटे रहने में, उसमें 1-2 घंटा अगर आप निकालेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे, तो कुछ क्रिएटिव हो जाता है। बाकी इसमें कई कमियां रही किताब में, जैसे प्रकाशक का थोड़ा सा सहयोग लेना पड़ा, या पहली बार राइटर था तो लोग मार्गदर्शन नहीं मिलता है कैसे क्या होता है। आप चलते रहिए, रास्ते बनते रहेंगे, आप चलना शुरू करिए। एग्जैक्टली आप पहला कदम लीजिए, अपने आप धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती चली जाएंगी। एक 2 लाइनें याद आ रही हैं आपके इस पूरे इंटरव्यू को देखते हुए भैया, कि हौसले को खुद से जुदा न करना, हार कर कोशिशें कभी कम न करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतबार करना, और सब्र से उस वक्त का इंतजार करना। बहुत खूब। कारण ये है कि जब भी हम लोग कुछ करने जाते हैं ना, तो हम लोग चाहते हैं कि वो फटाक से हो जाए। ऐसा होता है कि आदमी चाहता है कि भाई कोई भी चीज़, लेकिन हर चीज़ अपना समय लेती है। आप चाहे चलना सीखिए, चाहे गाड़ी चलाना सीखिए, चाहे मोटरसाइकिल चलाना सीखिए, चाहे आप कंपटीशन, चाहे आप डॉक्टर बनिए, चाहे इंजीनियर, एक पर्टिकुलर समय देना पड़ता है। वो समय आपको अब देना ही पड़ेगा। अब आगे जो है क्या लिखने जा रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं लिखने उठने के लिए? एक है उपन्यास ही लिख रहा हूँ, और बड़ा मतलब वो बड़ा मार्मिक है। प्रेम उसका विषय है, और प्रेम विवाह होता है, फिर समाज के क्या उनको वो झेलने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी ज़्यादा वो मैसेज देगा। और अभी तो समय का थोड़ा सा वो है कि थोड़ा नौकरी में ज़्यादा मशहूर है। जब समय मिलेगा तो उसको पूरा करूँगा। उसके भी काफ़ी पन्ने पूरे हो गए हैं, जब भी समय मिलेगा। और वो ईश्वर ने चाहा तो आपके साथ फिर बैठ के उस पर चर्चा होगी। क्या बात है। हम लोग अब थोड़ा सा मैं आपके इस किताब से हटकर आपके ज़िंदगी पे आता हूँ। अधिकारी के रूप में कई बार आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से रूबरू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सुनते हैं, समझते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपको, जैसे अपनी निजी लाइफ में आपको ऐसा लगता हो कि हमको अपने आप व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए थोड़ा और समय होना चाहिए, मैं सार्वजनिक रूप से बहुत ज़्यादा जो है बिजी हूँ या बहुत ज़्यादा समय दे रहा हूँ? नहीं, देखिए इसका एक दूसरा पहलू भी है। मेरी पहचान क्या है? मेरी नौकरी। मेरी रोजी रोटी और मेरे बच्चों के जीवन यापन का संसाधन क्या है? मेरी नौकरी। तो मैं उसके प्रति 100% ईमानदार हूँ। मुझे उससे पहचान मिलती। मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं इंस्पेक्टर साहब आ गए, या कोई, मतलब मैं अपना परिचय भी देता हूँ तो
आबकारी निरीक्षक के तौर पे देता हूँ। तो ये मेरी पहचान है, मैं इससे बहुत ही लगाव रखता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ, नौकरी के जो पदीय दायित्व हैं उनको निर्वहन के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समय ना बचे, क्योंकि आप कितने भी बिजी जॉब में हो, आपको 1-2 घंटे मिल ही जाएंगे। अगर आप महीने में 2-4 दिन मिल जाएंगे, तो अगर आप उसको सही से यूटिलाइज कर लो तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। क्योंकि नौकरी में तो हमारा परिवार चल ही रहा है, हमारे जितने भी गोल हैं वो सब पूरे हो ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप समाज में हैं तो क्या कर सकते हैं। जैसे नौकरी के बाद मेरा एम है कि मैं जो घायल पशु हैं उनके लिए एक अस्पताल खोलने का मेरा विचार है कि अगर मेरे पास कुछ संसाधन बनते हैं तो मेरी कुछ ज़मीनें हैं, मैं उनमें एक अस्पताल खोलूँगा, कुछ डॉक्टर साहब वगैरह का। तो मेरा ये मानना है कि जैसे लावारिस पशु होते हैं, चोट खा जाते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी वो नहीं होती, सिर्फ मरते हैं, उनको बड़ी समस्या होती है। तो मेरा एक अपना व्यक्तिगत है, इसमें कोई मतलब मुझे वो नहीं है। अगर ईश्वर ने मुझे अवसर दिया तो मैं भोले बाबा की कृपा से ये काम करूँगा, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन ये मेरा अपना है इसमें। और आप नौकरी के पूछें तो मुझे बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं वर्दी पहनता हूँ तो मुझे बड़ा एहसास होता है कि मैं जब अपने काम को करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और सबको होती है। हर आदमी अपने प्रोफेशन से प्यार करता है तभी वो कर पाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। लिखना इसलिए पसंद है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई चीज़ दिखी, अगर वो मिस हो गई तो क्या होगा, अगर दिमाग में आ गई तो उसको लिख लो, बाद में उसको संजो लो, एक थोड़ा सा आइडिया बनता है किताब लिखने का। अब पहली किताब लिखी तो कुछ पुरस्कार मिला सरकार की तरफ से, तो बड़ा धन्यवाद कि अब प्रोत्साहन मिला है। अभी तक तो अज्ञात में चल रहा था, अब ज्ञात है, दिख रहा है लक्ष्य कि हाँ इसको पॉजिटिव रूप में भी लोग लेते हैं, वरना तो शुरू में बड़ा संकोच थी, झिझक थी। और आप ईमानदारी से प्रयास करें तो लोग स्वीकार करते हैं। नहीं भैया, ये पराजित नायक अगर आपके पास नहीं पहुंची है तो आप इस पराजित नायक को आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, पराजित नायक आप तक हम लोग पहुंचाएंगे। और आप ऑनलाइन भी इसको आप उपलब्ध है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। छोटा सा उपन्यास है लेकिन सीख बहुत बड़ी देकर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणविजय भैया कि आपने इतना समय दिया, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम लोग सिर्फ बुक पर ही नहीं बल्कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी बुक और आपकी अपनी पर्सनल जर्नी पे एक बार फिर से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।